जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिया है कि आज हम लोग जो करेंगे वो 2026 का जो बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन निकला है उसका हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे। इस जो पूर्वावलोकन है बीपीएससी का 2026 के, इसमें आपको 71वीं बीपीएससी तक के सारे क्या है क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करेगी कि बीपीएससी पीसीएस जो एग्जाम लेती है पीसीएस का, इसके अलावा इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, मतलब कौन कौन से इससे एग्जाम के सॉल्यूशन है, वो भी सारे यहाँ पे डिस्कस आपको पहले ही एक शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं। फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ था 18 में, 2005 में, 2022 में, और बीपीएससी ये सारी जो सीडीपीए का एग्जाम इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर टीआरई 1, फिर टीआरई 2, और फिर यहाँ पे जो है जुलाई 2024 टीआरई 3 का, ये सारे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। साथ में बीपीएससी बीएओ का भी मिलेगा। अभी जो 2026 में जो एग्जाम हुई है जिसमें एएसओ का हुआ था, एएसओ एग्जाम कंडक्ट कर बीपीएससी एएसओ का एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, उसके बाद एईडीओ का करवाई थी। एईडीओ के करवाने के बाद एक सिविल का एग्जाम होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम होता है, ये भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाई थी। ये टेक्निकल है लेकिन इसमें भी जीएस पेपर 100 थे, जीएस पेपर के क्वेश्चन कितने थे 100 थे। तो वो ये सारे भी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं इसी चैनल पे। तो पहले हम इसको इंड कर लेते हैं, इस पूर्वावलोकन को हम खत्म करने के बाद आपको एएसओ का जीएस और एईडीओ का जीएस और एसडब्ल्यूएम का जो जीएस है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, वेटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 नंबर का ज्योग्राफी पूछा जाता है। कितना नंबर का ज्योग्राफी पूछा जाता है 30 नंबर का, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा 25 नंबर का ज्योग्राफी तो आपको इंडियन ज्योग्राफी को ही देखने को मिल जाएगा। इसमें से 5 नंबर का ज्योग्राफी जो होगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को ही देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। तो चलिए हम जो इस सेशन का स्टार्ट करते हैं वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भूगोल का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा क्षेत्रफल। यानी आपको क्या बताना है, जो भारत का जो नक्शा है उसके बारे में आपको क्षेत्र एरिया से रिलेटेड आपको जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। आप लोग भी आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपको आंसर पहले नहीं दिखाया जाएगा, वो आप भी बताइएगा यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या करा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसके संपूर्ण मानव जाति कितनी है, तो संपूर्ण मानव जाति जो है वो 17% जनसंख्या है। कितनी है 17% जनसंख्या। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कितना है इसका 32,87,469 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। जो स्थलीय क्षेत्र का कितना परसेंट है 2.4% है। और यूएनओ द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से 2025 की रिपोर्ट के अनुसार से भारत का जो संपूर्ण विश्व का जो लगभग 17.78% क्या है लगभग, यानी 18% क्या है जनसंख्या निवास करती है भारत में। वर्तमान निकटतम सही आंसर सी है, यानी आपका जो आंसर जो आपको बता रहा है जो 17% है वो वाला आंसर आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन दिया गया था। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो अक्षांश विस्तार है। तो अक्षांश विस्तार का जो पहला जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों में गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों में गुजरती है। कितने राज्यों में, टोटल 8 राज्यों में गुजरती है। इसका आप लोगों ने ट्रिक जान चुका है, मित्र पे गमछा झार। क्या है, मित्र पे गमछा झार, मित्र पे गमछा झार। हालांकि ये ट्रिक अगर जो आपको कहा जाए कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में सजाए या दक्षिण से पश्चिम के ये सॉरी पूर्व से पश्चिम के क्रम में समझाए तो यहाँ पे ये जो मित्र पे गमछा गा रहे हैं वो थोड़ा फ्लॉप हो जाता है। लेकिन ये भी सारे स्टेट आपको दिखने को मिल जाएगा, जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये है ओडिशा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन की। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वही दिखाया गया है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत विस्तृत है, यानी इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको बताना है। तो इसका अक्षांशीय देशांतरीय आपको बताने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इसका पहले याद होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ। देखिए हम आपको बता देते हैं कहाँ से कहाँ। देखिए 6-4 से नीचे 6-4 ये कहाँ पे है, ये इंदिरा पॉइंट पे, कहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। देखिए आपको इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे इतना एक्सप्लेन करने के बाद हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसके एक्सप्लेनेशन में हम चलते हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको लिखा होगा, बस वहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर होगा अभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई दिया हुआ नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत
का जो विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8,4 से लेकर 37,6 तक है। ये 8,4 बोला गया, हम वहाँ पे आपको 6 बता रहे थे, तो गलत नहीं है। वो 6 है जो इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट होता है, 6,4 इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये जो है ये मुख्य भूमि से स्टार्ट होता है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा संपूर्ण भारत का क्या है, तो 6,4 से स्टार्ट होता है। मुख्य भूमि से क्या है, तो 8,4 से स्टार्ट होता है, और इसके 37,6 दोनों में ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे 8,6 से 37,6 तक ले गया है, ये मुख्य भूमि का है। संपूर्ण भारत के कहेंगे तो 6,4 से 37,6 तक उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। इसको देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 68,7 पूर्व से 97,25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, अतः स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा अवस्थित है, तो देखिए यहाँ पे आइजोल है, ये रांची है, आइजोल है, भोपाल है। तो ये कौन सा उत्तर में आपको कर्क रेखा को देखने को मिलेगी, तो वो है आपका आइजोल। क्या है, आइजोल। देखिए यहाँ पे जो भारत का नक्शा है वो इस तरह का है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, तो यहाँ पे झारखंड पर नीचे रांची है, भोपाल यहाँ पे नीचे है। आपको ऊपर में जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे जो मिजोरम है, इसके ऊपर में कर्क रेखा ऊपर में देखने को मिल जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए नगरों में आइजोल नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश रांची यानी झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है यहाँ पे मानक समय। क्या है, मानक समय से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ग्रीनविच माध्य समय GMT ने भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, तो कितना आगे है, तो है 5.5 घंटा आगे है आपका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत में 82.5 ईस्ट देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री है और ग्रीनविच रेखा के रूप में मानी जाती है। यह लंदन के पास से ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आपको 71वीं का जो आप क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लंदन के पास से ग्रीनविच से होकर गुजरती है और 0 डिग्री वाला ये आपको देखने को मिलता है। प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री बोलते हैं, जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। यह लंदन के पास से ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखनी होगी। सबको 82 डिग्री 5.5 घंटा ये सारी चीज़ याद होती है, लेकिन प्रधान मध्याह्न ये और ये ग्रीनविच से होकर कहाँ से गुजरती है, लंदन से। ये थोड़ा बहुत कम को ही जानकारी होती है। चलिए 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। किस रेखांश पर, अभी ऊपर में ही हम लोग पढ़े हैं 82.5 डिग्री पूर्व। चलिए एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए हम नीचे स्क्रॉल करते वैसे ही नीचे आंसर अभी आ जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें देख लेते हैं क्या है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य से में कितना अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का वो आप ऊपर में देख चुके हैं। तो ये प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला होगा, ये आपको बताना होगा। तो हम यहाँ पे जो आंसर होगा वो प्लस, मतलब जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 5 घंटे क्या है आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 6 नंबर जो यहाँ क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो किस पे काटती है, तो बुंदेलखंड के या बघेलखंड। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो आपका जो आंसर हुआ है वो बघेलखंड है। क्या है, बघेलखंड है। कंफ्यूज मत होइएगा कि बुंदेलखंड होगा, बघेलखंड याद रखिएगा, बघेलखंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है, बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। भारतीय मानक देशांतर ये कहाँ पे है बघेलखंड, तो ये है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश, ये कहाँ है, भारतीय मानक समय रेखांकित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अब आंध्र प्रदेश से गुजरती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो भारतीय मानक समय देशांतर रेखा है वो कितने स्टेट से गुजरती है, तो 6 स्टेट से। एक यूपी हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक उड़ीसा हो गया, सॉरी 5 देशों से है, एक आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 देशों से क्या है गुजरती है, और कर्क रेखा जो है वो 8 देशों से गुजरती है। चलिए समवर्ती देश देख, मतलब बाउंड्री दिया हुआ है, भारत के पड़ोसी देश। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिप किसके बीच का रेखा है, तो रेड क्लिप पाकिस्तान के बीच की रेखा है। इंदिरा पॉइंट आप जान देंगे, डुरान रेखा किसके बीच है, अफगानिस्तान के बीच का। इंदिरा पॉइंट आप जानते हैं कहाँ पे है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे वही सारी चीज दिखा हुआ है। इस रेखा को निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो 1914 में किया गया था। ये याद रखिए, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, तो आपको देखिए 7 सिस्टर को, जो 7 सिस्टर जान रहे हैं, 7 सिस्टर ही देश इसके साथ क्या करेंगे, सीमा साझा करेंगे। तो इसमें से जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा म्यांमार के साथ, वो है अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, नागालैंड देखने को मिलेगा, मणिपुर देखने को मिलेगा और मिजोरम देखने को मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर साझा करता है, नागालैंड 215 किलोमीटर और मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर साझा करते हैं। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो सबसे अधिक लंबी सीमा किसके साथ है? तो है बांग्लादेश के साथ। इसका ट्रिक है बचपन में बी ए, क्या है? बचपन में बी ए, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद क्या आएगा? म्यांमार, उसके बाद क्या आएगा? बी से भूटान, उसके बाद क्या आएगा? अफगानिस्तान। ये याद रखिएगा। देखिए बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो वह 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा अभी जो एग्जाम करंट में यूपीएससी जो एग्जाम करंट में कंडक्ट करवाई है, यूपीएससी जो एग्जाम ली है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? तो वह हमारा पश्चिम बंगाल है। ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। और सिक्किम के अलावा सिक्किम और याद रखिएगा, सिक्किम और क्या है? मेघालय। ये दो ऐसे राज्य है, दो भारतीय राज्य केवल एक ही राज्य से क्या है? सीमा साझा करता है। जैसे सिक्किम है वो सिर्फ किससे साझा करता है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल से सिर्फ साझा करता है, और मेघालय जो है ये सिर्फ असम से साझा करता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है इस बार का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बीपीएससी स्कूल टीचर का जो हेडमास्टर का है, तो इसमें उसका पूछा गया है, भारत के कितने राज्यों की समान सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है? तो कितनी सीमा है जो पाकिस्तान और इसके साथ लगती है? तो आपका है इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कैसे मान लीजिए कि आप भारत का नक्शा ये है अपना, इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, कैसे कॉमन बाउंड्री कैसे हो जाएगा? इसमें कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है एवं गुजरात। बांग्लादेश के सीमा साझा करने वाले राज्य में असम आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, त्रिपुरा आता है। अतः सही उत्तर विकल्प ई है, इनमें से कोई नहीं। चलिए भौतिक विभाजन से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भौतिक विभाजन। तो चलिए इसका एक एक क्वेश्चन करके पढ़ते हैं। ये अपना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए इसको रीड करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के कारण निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय और उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है सही है। तो इसमें से आपको जो सही आपको दिख रहा होगा वो आप बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा निम्न में से अपनी व्यापकता अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ग्रेट हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपने नियंत्रण के लिए जाना जाता है, ये सही है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है, क्या ये बाह्य हिमालय है? इस प्रकार प्रश्न का तो 1 और 3 क्या है? 1 और 3 सही है और सेकंड गलत है। बाह्य हिमालय यहाँ पे क्या दिया हुआ था? देखिए अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, ये गलत है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी स्टेटमेंट बेस है। भारत में भू आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कथनों में कौन सा सही है। तो चलिए यहाँ एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का ही विस्तृत भाग है, ये हमारा सही है। उसके बाद देखेंगे कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनित से हुई है, ये भी सही है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगत में है, ये गलत है। ये अग्रगत में ही है, ये हमारा क्या है? सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेट के नहीं, त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप है। त्रिकोणीय नहीं, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो भारतीय प्लेट और एशियन प्लेट, क्या है? एशियन प्लेट की उत्पत्ति से हुई है, ना कि यहाँ यूरोपियन प्लेट से। तो ये हमारा 4 नंबर क्या होता है? गलत होता है। 1 2 3 क्या हो? सही होता है। ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर में ए में दिया हुआ यही हमारा क्या है? सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है, यह एक लहरदार पराठे उच्च भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप किसके किसके द्वारा अलग हुआ है, पृथक हुआ है? तो मालदा गैप के साथ पृथक हुआ है। यह संरचनात्मक दृष्टि से दक्कन पठार का ही विस्तृत रूप है, अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभित्ति में ही हुई है, अतः कथन 2 भी सही है। एडवर्ड सुएस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड से
दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगत पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति है, भूसन्नति की भांति है। इससे निकलने वाली धीरे धीरे नदियों का नियंत्रण जा रहा है, अवसादों को अग्रगत धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी विशाल मैदान को निर्माण हुआ। अतः कथन 3 सही है। आपको यहाँ पे कचरा नंबर बता दिए, यूरेशिया प्लेट नहीं, सॉरी, यहाँ पे वहाँ पे दिया हुआ था यूरोपीय प्लेट, तो यूरोपीय प्लेट ना होकर यहाँ पे क्या होता, यूरेशिया प्लेट होता। क्या होता, यूरेशिया प्लेट होता। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, यूरेशिया प्लेट सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको अब क्या है, भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका तटीय मैदान आएगा। तटीय मैदान आपका क्या आएगा, तटीय मैदान आएगा। उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग आएगा। उसके बाद आएगा महान मैदान। 4 में क्या है, उत्तरी पर्वत। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना होगा ना, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करना होगा उस पर हम थोड़ा कम टाइम देंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा। हमको ये ज्योग्राफी का जो पार्ट 3 तक क्या करना है, खत्म कर देना है। 3 पार्ट लेके आएंगे, 3 घंटे का, 1-1 घंटे का लेके आएंगे। 3 घंटे में ज्योग्राफी को खत्म करना है। तो चलिए जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो किसका भाग था, तो ये था गोंडवाना लैंड का भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो 33 दिया, ये पेंजिया था। पहले क्या था, पृथ्वी पेंजिया था। उसके बाद 2 भाग में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसका बीच का जो भाग हो गया वो हो गया 33 सागर। क्या होगा, 33 सागर। और ये सारे जो जल है वो क्या है, पैंथेलासा कहलाया। क्या है, पैंथेलासा कहलाया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। तो दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि वो किसका भाग है, तो है आपका गोंडवाना लैंड। भारत ही गोंडवाना लैंड का भाग है, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भी गोंडवाना लैंड का ही भाग होगा। चलिए एक सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का। यहाँ पे लिखा हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय है, बृहत हिमालय है, शिवालिक है या अरावली है। तो क्या है आपका, वो है शिवालिक है। हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है वो क्या है, शिवालिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ये हिमालय की दक्षिण श्रेणियों है, दक्षिण श्रेणियां है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक संरचनात्मक घाटियां भी स्थित है। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले काराकोरम आ जाएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा। तो हमारा जो हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वही सारी चीज दिया हुआ है। देखिए लद्दाख, काराकोरम, ये क्वेश्चन को लिख कर आंसर नीचे लिख रहा हो, तो हमको जितना जहाँ तक जहाँ हमको उम्मीद है कि ये सारी चीज को पढ़ना टाइम की बर्बादी है। जहाँ पे पढ़ना होगा हम उसको पढ़ देंगे, जहाँ पे रीड करना होगा हम आपको रीड करके आपको बता देंगे कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सारी चीज को वही चीज लिखा हुआ है। तो किसी किसी में आपका क्या एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग जरूर देखेंगे। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3 नंबर वो कह रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, तो आपका हुआ है सेनोजोइक काल में हुआ है। किसमें हुआ है, सेनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक बाह्य हिमालय के निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था। नियोसीन कल्प के मुख्यतः प्लायोसीन युग 5.33 से 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। तो किसका भाग है, तो यह है शिवालिक श्रेणी। जैसे आपका आप इस तरह का जो बिहार देखते हैं, तो यहाँ पे जो सोमेश्वर श्रेणी है वो किसका भाग है, तो वह शिवालिक का भाग है। नीचे में आपको क्या दिखेगा, जैसे में आप मान लीजिए कि ये आपका बिहार का नक्शा है इस तरह का मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे सोमेश्वर के पहाड़ी दिखेगा और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, विंध्य पर्वत दिखेंगे और यहाँ पे धारवाड़ के चट्टान दिखेंगे और ये सारा आपका क्या होगा, ये मैदानी भाग हो जाएगा। आपको कभी कभी इसका भी श्रेणी क्रम सजाने के लिए पूछ दिया जाता है। तो ये क्या है, धारवाड़ वाला पहले आएगा, सबसे पुराना है, उसके बाद विंध्य है, उसके बाद क्या है, शिवालिक है, ये यानी सोमेश्वर, उसके बाद ये मैदान। ये आपको बता चुके हैं शिवालिक इसका क्या है, आंसर है हमारा। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है बृहत हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय बोलते हैं, बाह्य या उप हिमालय जिसको शिवालिक हम लोग बोलते हैं। चलिए अब हम लोग
5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है। तो आपको कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का आपको हिस्सा बताना है कि पर्वत का जो हिस्सा है वो कितना परसेंटेज है। तो पर्वत का जो हिस्सा है वो आपका कितना परसेंट है, वो 30% है। इसी क्रम में आपको देख लेते हैं कि 27%, 40%, ये तो अलग क्वेश्चन है। पर्वत का हिस्सा कितना है, 30% है। यहाँ पे देखिए पठारी भाग कितना है, देखिए यहाँ पे जो पर्वतों का हिस्सा है 29 से 30% है। पठारी भाग कितना है, 28%। और आपका ये है 27%, क्या 43% क्या है, मैदानी है। देखिए एग्जैक्ट इसका जो बताया जाता है ये वहाँ पे 29 से 30 लिया गया, ये सही है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 43% आपको मैदानी दिखेगा, ये वाला मैदानी। उसके बाद आपको पठारी है वो आपको 28-27 की जगह पे 27 दिखेगा, और ये आपको 29 दिखेगा। तो ये भी आप ध्यान लिखिएगा। कभी कभी आपको ये 29 से 30 लिखा हुआ है, ये आप 27 से 28 इसको भी जान लीजिएगा, लेकिन ये 43 फिक्स है। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे कर रहा है वो कर रहा है, बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर है। तो बृहत हिमालय का अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर क्या है, तो है आपका नामचा बर्मा। क्या है, नामचा बर्मा। जैसे आपका ये क्या है, भारत है, तो पूर्वी छोर पे यहाँ पे बात किया जाता है, पूर्वी छोर पे यहाँ पे क्या है, नामचा बर्मा पर्वत है। नामचा पर्वत दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पे देख ले क्या लिखा, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो अटल टनल किस श्रेणी को पार करती है, तो वह पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो पार करती है 7, ये जो हमारा जो निम्न श्रेणी में किस पर्वत से अटल श्रेणी जो पार करती है वो किसको पार करती है, तो पश्चिमी पीर पंजाल को पार करती है। आपसे पूछा यह भी जाता है कि पर्वत श्रेणी जो है वो कितना किलोमीटर है, तो 9.02 किलोमीटर लंबी टनल है। यह किस श्रृंखला में है, तो लेह से मनाली को हाईवे को हिमाचल प्रदेश में क्या है, बनाई गई है जोड़ने के लिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौल स्पीति घाटी से सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश के केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान कर देगी। इसका निर्माण सीमा सड़क क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, सीमा सड़क संगठन के अधीन कराया गया है। इसका जो इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये 1960 में इसका स्थापना हुआ था, सीमा सड़क संगठन का। चलिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख लिए रोहतांग है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे आपको है, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था, तो कब किया था, तो 20 में किया था, 3 अक्टूबर 1920 को किया था। अब एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन है, 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ले जन प्रकाश सूरी डायरेक्टर अब ने इस टनल की शुरुआत की थी। 2002 में शुरुआत की थी, उद्घाटन 2020 में कौन किए थे, नरेंद्र मोदी ने किए थे। देखिए क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है जो 9.02 किलोमीटर वाला था। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर, अभी ही बताए हैं, ऊपर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा। तो जो जिला जो सुरंग है वो किस स्थानों को जोड़ता है, तो वह मनाली एवं लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। ये जो जिला सुरंग है ये कहाँ पे है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, जो जिला सुरंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले के ट्रांस तथा जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनबर्ग के मध्य निर्माणाधीन के एक सुरंग है। यह सुरंग श्रीनगर कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के मध्य प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, वो है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। यहाँ पे आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन सारे मिलेंगे। तो चलिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग रीड करते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। तो कौन सा है जो गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करती है, तो है आपका विंध्याचल श्रेणी। क्या है, विंध्याचल श्रेणी। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण गंगा का मैदान हो गया, ये उत्तर गंगा का मैदान हो गया ऊपर में। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को कौन विभाजित करता है, तो विंध्याचल श्रेणी, जो कि ऊपर में पूछा जा चुका है कब, बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, तो सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है भारत का वो है कार्डमम पहाड़ी। दक्षिण में सबसे लंबी जो है ये अन्नामलाई श्रेणी है। क्या है, अन्नामलाई श्रेणी है। इसका क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी। क्या है, अनाईमुड़ी। क्या है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी पे क्या होता है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है उसी को नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो डोडा बेटा नाम है। क्या है, डोडा बेटा।
इसमें सारी चीज़ वही देखा हुआ है। देखिए नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर क्या है, डोडा बेटा है, जितना हम ऊपर में समझा चुके हैं। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर क्या अनाईमुड़ी के अनाईमुड़ी है, जो अनाई पर्वत पे है, अनाईमलाई पर्वत पे है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। पश्चिम भारत के पर्वत हिमालय के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, कौन? तो है आपका कौन श्रेणी लंबी है? तो आपका जो ऊपर में जो आंसर था वही था, कौन था? देख लेते हैं इसका आंसर जो हमारा था वो कौन था, यहाँ पे देख लीजिए क्या था, कार्डमम पहाड़ी था। यही हमारा क्या है, तीसरी, दक्षिण भारत की तीसरी क्या है, पश्चिमी घाट की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो पहली कौन होगा, तो पहली पश्चिमी घाट हो जाएगा, दूसरी कौन हो जाएगा, डोडा बेटा, तीसरी क्या हो जाएगा, वही कार्डमम की पहाड़ी हो जाएगा। ये क्या कन्याकुमारी से सटी हुई है, इसी को हम लोग इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण में कार्डमम इलायची, यानी कार्डमम को ही इलायची पहाड़ी कहते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अन्नामलाई इलायची पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है, तो ये आपको जो मिलती है वो मिलती है आपको अनाई मुडी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, अनाई मुडी में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनाई मुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। किसका है, 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अनाई मोली की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। पूर्वी घाट, ये पहले भी ऊपर क्वेश्चन में बता चुके हैं कि नीलगिरी पहाड़ी पे दोनों का मिलन होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का। नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा चोटी है ये क्या है, डोडा बेटा। अनाई मुडी सबसे ऊंची चोटी किसका, अन्नामलाई का है। डोडा बेटा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2637 मीटर ऊंची है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है, ऊपर में बता चुके हैं। दक्षिणतम पहाड़ कौन है, कार्डमम पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम से लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है। तो भारतीय समुद्र शास्त्रियों द्वारा जो अरब सागर में खोजा गया है पर्वत, उसका आपको क्या बताना है, नाम बताना है। तो उसका जो नाम है वो क्या है, वो है रमन सागर पर्वत। क्या है, रमन सागर पर्वत है, इसका खोज किया था भारतीयों ने, भारतीय समुद्र शास्त्रियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट डैश कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं सह्याद्री। क्या कहलाते हैं, सह्याद्री। पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम हिल्स पश्चिमी घाट में ही स्थित पहाड़ियाँ हैं। अब पर्वत की ऊंची चोटियां देखना है, किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है। देखिए यहाँ पे की बात कर दिया गया तो केटू आपको यहाँ पे मारना है, मैं बात करेंगे तो वहाँ पे कंचनजंगा मारना है। देखिए भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू या काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इस क्षेत्र में किसका कब्जा है, पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 2nd नंबर, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो है केटू। क्या है, भारत की बोला है, तो की बोला है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, केटू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केटू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के निम्नलिखित चोटियों में कौन सी भारत में नहीं है, कौन सी भारत में नहीं है। तो देखिए कामेत है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत जो है वो भारत में स्थित नहीं है। क्या नहीं है, सॉरी, नंगा पर्वत है, धौलागिरी जो पर्वत है वो भारत में स्थित नहीं है। क्या है, धौलागिरी भारत में पर्वत स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बछेंद्री पाल निम्न में से किस एक सुपर रिचित नाम है। तो ये है पर्वतरोही, मतलब कि ये पर्वत पे चढ़ी हुई थी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पहले एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी ग्राम में 24 मई 1954 को जन्मी बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला। आपसे पूछा जा सकता है भारत की प्रथम महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को एवरेस्ट के शिखर पर अपनी विजय का पताका फहराया। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो वो है संतोष यादव। क्या है, संतोष यादव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चैप्टर जो है वो हिम रेखा एवं हिमनद से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बीपीएससी द्वारा बार बार पूछे गए हुए हैं। चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से निम्न के बीच है, मतलब हिम रेखा जो किसके बीच है, तो वो आपके हैं 4300 से लेकर 6000 किलोमीटर 6000 मीटर पूर्व में है। क्या है? 6000 मीटर पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय का औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। अतः विकल्प ये हमारा का है सही उत्तर है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो है बतूरा। कौन है? बतूरा। दिए गए विकल्पों में बतूरा हिमनद 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान में है। क्या है? बाल्टिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी निम्न हिमरेखा है? सबसे निम्न यानी सबसे कम हिमरेखा किसकी है? तो वो है अल्पस क्षेत्र का। किसका है? अल्पस क्षेत्र का है सबसे निम्न निम्न हिमरेखा। निम्न क्या है? निम्न नहीं, सॉरी, यहाँ हिम रेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ आवश्यक होती है, जिस कारण वहां सामान्यतः वनस्पति नहीं उगती है। दिए गए विकल्प में अल्पस क्षेत्र हिमरेखा न्यून है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई है। उत्तर प्रदेश में तो हिमरेखा है ही नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या डिलीट कर दिया गया होगा वो देख लेते हैं हम लोग। किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर अस्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है हिमरेखा की ऊंचाई कहलाती है। उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिमरेखा नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। लिखपानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लिखपानी हिमनद किस राज्य में है? तो वो किसी भी राज्य में नहीं है। लिखपानी नाम का हिमनद है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लिखपानी दर्रा है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, ना कि हिमनद। चलिए अब हम पठार से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पर्वत है वो कब किस काल में निर्मित हुए हैं? तो वो है सेनोजोइक महाकल्प में। क्या है? सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प में क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख ले, हिमालय सहित भारत का अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु गंगा के मैदान उत्तर भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सेनोजोइक महाकल्प आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। किसमें है? छत्तीसगढ़ में आपको दंडकारण्य क्षेत्र देखने को, सॉरी, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र नहीं देखने को मिलता है, ये गलत है। उपरोक्त में से किसी में देखने को नहीं मिलता, न छत्तीसगढ़ है, नहीं तेलंगाना है, नहीं ओडिशा है, नहीं आंध्र प्रदेश है। चलिए देख लेते तो किस में है। ये आपको ओडिशा में भी पड़ता है, छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, तेलंगाना में भी पड़ता है, आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है, मतलब सभी में पड़ता है। हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र छोटा भाग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पड़ता है। तो एक से अधिक आंसर है इसका, एक से अधिक आंसर है इसका। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का आपका अंश कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो मेघालय पठार का जो अंश नहीं है वो है भुवन पहाड़िया, गारो, खासी, जयंती, ये सारे प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? अंश है। भुवन पहाड़िया मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है, जबकि गारो, खासी, जयंत या पहाड़ी मेघालय पठार का भाग। ये गारो, खासी, जयंत ये कहाँ पे? ये तीनों मेघालय में है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड का क्षेत्र भारत के किस राज्य से है? तो वो है आपका कर्नाटक का पठार के राज्य से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है, तटीय भाग, भारत की तटीय रेखा। भारत की तट रेखा है तो भारत की जो तट रेखा है वो कितना है? 6100 किलोमीटर है, 6175 है, कितना है? अब दोनों इसी में से कंफ्यूजन होइएगा, तो आपसे कंफ्यूजन होने के लिए हम आपको कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं कि इसका जो क्या आंसर है। देखिए 61 जो आप लीजिएगा तो वो आपको जो राज्य है आपका स्टेट जो है ये इसको लेके है 6100,
उसके बाद अगर जो आप तटीय जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को अगर काउंट कीजिएगा तो आपका हो जाता है 7516। कितना हो जाता है? 7516। लेकिन अभी हालिया रिपोर्ट जैसे हम लोग क्या है, जैसे में भारत का जो नक्शा है वो इस तरह का है, इस तरह का तो है नहीं, कहीं पे ऐसे है, कहीं अंदर गया हुआ, कैसे अंदर गया हुआ, लेकिन जो हमारा जो ये तटीय नापा गया वो सीधा नापा गया। तो अभी क्या किया गया है 2026 में, इसको टेढ़ा मेढ़ा करके भी नापा गया है। तो अभी हमारा 10,000 या 11,000 के आसपास में आंसर है। अभी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अभी तो कोई कहा नहीं जा सकता है क्योंकि किसका पूछा है, लेकिन अभी आपको नियरेस्ट आपको बी आंसर टिक कर सकते हैं 6100। देखिए यहाँ पे दे दिया, अभी जो है 11,098.81 किलोमीटर हो गया हुआ है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत के तटरेखा की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। भारत 3 समुद्र से घिरा है तथा इसकी तटरेखा 7516 किलोमीटर लंबी थी, अभी नहीं है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो यह 12 नॉटिकल मील। कितनी है? 12 नॉटिकल मील यानी 21.9 किलोमीटर। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। ये भी चैप्टर हमारा क्या है? समाप्त हो चुका है। अब हमारा स्टार्ट होता है अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर में द्वीप समूह कौन से हैं? वो है लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो है क्या? भारत के किस में? पश्चिम में है क्या दक्षिण में? तो क्या है? पश्चिम दक्षिण में। क्या है? दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत के अरब सागर में अवस्थित एक एटोल द्वीप है। क्या है? एटोल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो ये 36 द्वीप है। कितने हैं? 36 द्वीप है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके सारे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक एक करके हम लोग। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोचीन से दक्षिण पश्चिम भारत से लगभग 220 से 440 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का अधिकांश द्वीप समूह प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लक्षद्वीप का अधिकांश द्वीप किससे है? तो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा ही। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा क्या होता है? पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? तो मिनिकॉय। कवरत्ती क्या है? इसकी राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप समूह पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एड्रोट द्वीप है। क्या है? एड्रोट या एंड्रोट, ये दोनों द्वीप है। ये दोनों का नाम एक ही है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वीप समूह है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है तो प्रवाल उत्पत्ति का है। वो बता ही चुके हैं, ऊपर में बोले भी थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो देखिए मन्नार की खाड़ी में आपको पाई जाती है। लक्षद्वीप अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें भी पाया जाता है। कच्छ की खाड़ी इसमें भी आपको पाया जाता है। कैम्बो की खाड़ी इसमें नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैम्बरो की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अब हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका पहला जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो वह कौन सा सीमा है जो उत्तराखंड का कौन सा सीमा है? तो वो है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो सीमा है वो क्या है? तिब्बत से नहीं लगा है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत के साथ सीमा साझा नहीं करता। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी क्या है? उत्तरकाशी तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता तिब्बत से, तो वो है अल्मोड़ा जिला। अब बात करेंगे कौन साझा करता है। तो भारत उत्तराखंड के कितने टोटल स्टेट है? तो वह है 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है? तो यह पिथौरागढ़, चमोली है और उत्तरकाशी है। क्या है? उत्तरकाशी। तो ये नेपाल ये तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। और नेपाल के साथ सीमा साझा कौन करता है? तो पिथौरागढ़ है, चंपावत है और उधम सिंह है। क्या है? उधम सिंह। तो आपको बता देते हैं कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते थे। पिथौरागढ़ ओनली सिर्फ पिथौरागढ़ जो है वो नेपाल के भी साथ सीमा साझा करता है और तिब्बत के साथ भी साझा करता है, यानी दोनों के साथ सीमा साझा करता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल और तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा होगा? पिथौरागढ़ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो है उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा साथ है।
मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से घिरा है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, तो विदर्भ जो नाम है ये किसका है, किस स्टेट का है, तो महाराष्ट्र का है। पाट अंचल अवस्थित है, तो पाट अंचल कहाँ पे अवस्थित है, तो पाट जो अंचल है वो किस स्टेट का है, तो वह है आपका झारखंड का। कहाँ का है, झारखंड का है। पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। यह इस क्षेत्र में समतल शीर्ष वाले पठारी भाग पाट पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः अब विकल्प भी सही है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, वो है झारखंड राज्य में स्थित है झुमरी तलैया। मद्रास का नया नाम क्या है, तो मद्रास का जो नया नाम है वो आपको क्या है, ये रिसेंट करेंट का उस टाइम के करेंट का न्यूज है, तो मद्रास का जो नया नाम है वो चेन्नई है। देखिए मद्रास का नाम वर्ष 1996 में बदलकर चेन्नई कर दिया गया था, तब मद्रास का नया नाम चेन्नई है। ये 1997-98 पूछा गया था, 1996 में चेंज हुआ था। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सोमेश्वर किस राज्य में का हिस्सा है, तो है किस राज्य का है, क्या है, रामेश्वर है, सॉरी रामेश्वर, हमको लगा सोमेश्वर है, तो सोमेश्वर कहाँ का है आप ये भी बता दीजिए। सोमेश्वर आपका बिहार का है, सोमेश्वर की पहाड़ी। रामेश्वर आपका तमिलनाडु का है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देख लिख सकते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना, यानी घटते क्रम में आपको क्या है बताना है। तो घटते क्रम में आपको बताना है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश, के बाद बिहार। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया हुआ है, 8 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में वही चीज लिखा होगा, देख लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है सारे का। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल के क्रम में कौन है, सबसे बड़ा राज्य कौन है, वह राजस्थान, मध्य प्रदेश है। उसके बाद क्या है आपका महाराष्ट्र है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का ए आंसर हो जाएगा। वही है, एरिया दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन देंगे, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है। तो कितने राज्यों से है, तो वह 7 राज्यों से। कौन कौन है वो देख लेते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिली हुई, इसमें दिया हुआ है नहीं है, हम बता देते हैं। देखिए एक मेघालय हो जाएगा आपका, मेघालय होगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपका नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड के बाद आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर के बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, त्रिपुरा हो जाएगा। और एक आप स्टेट कमेंट करके आप बता दीजिए कौन सा है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो है लेह। सॉरी लेह जो है, लेह आपका संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। कच्छ जो है ये सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुजरात की राजधानी कौन सी है। तो गुजरात की राजधानी कौन सी है, वो है गांधीनगर है। क्या है, गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी कौन सी, तो राजस्थान की जयपुर है, ये राजधानी है। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत का जो स्कॉटलैंड है वो किसको कहा जाता है, तो है आपका मेघालय को उत्तर पूर्वी का स्कॉटलैंड कहा जाता है भारत का। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है, तो वह मेघालय है। चलिए एक सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित शिलोंग शहर के पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, अतः निकटतम उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेरापूंजी, चेरापूंजी कहाँ पे है, चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो यह आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ पे है, मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी और मानसीराम भी मेघालय में ही स्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी पहाड़ियों में स्थित है। मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। मानसीराम से पहले, अभी मानसीराम बन चुका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वो भी हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हमारा प्रजाति और जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति का मुख्यतः कहाँ स्कैंदरन था? तो द्रविड़ियन बोला देखिए, उत्तर भारत में नागर शैली होता है, नीचे दक्षिण भारत में द्रविड़ियन, तो ये हो गया दक्षिण भारत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? एक का ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए, दक्षिण भारत। यहाँ पे लिखा हुआ द्रविड़ियन प्रजाति के मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संस्कृति था। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें से तमिल आते हैं, कन्नड़ आते हैं, मलयालम आते हैं, तेलुगु आते हैं, तुलु प्रमुख आते हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो क्या जनजातीय समुदाय की पहचान किस में नहीं की गई है? तो वह आपका हरियाणा में नहीं की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समाज की पहचान नहीं की गई है। गद्दी लोग निवासी है, गद्दी की जनजाति का नाम है, ये कहाँ के लोग के निवासी है? तो है आपका हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करते हैं। तो देखिए, जब भी जम्मू कश्मीर आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा, आपको वही आंसर टिक करना है। बोडो निवासी है, तो बोडो कहाँ के निवासी है? तो बोडो जो निवासी है वो है गारो पहाड़ी के हैं। गारो पहाड़ी कहाँ पे है? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में है। ये भी आप याद रखिएगा। उसी मेघालय में गारो पहाड़ी के क्षेत्र में बोडो निवासी है। बोडो यानी बोडो जनजाति है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारो जनजाति है, गारो कहाँ पे है? मेघालय की है। गारो खासी जयंती जो पहाड़ी है वहीं की है। यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 2023 से 24 रिपोर्ट के अनुसार गारो जनजाति मेघालय के साथ ही असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य में भी पाई जाती है। अतः सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति कहाँ पे पाई जाती है? तो भील जो जाति है, ये भील भी एक जनजाति का ही प्रकार है। तो भील सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो आपका महाराष्ट्र एरिया में पाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन से जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए, भील महाराष्ट्र और गुजरात में के एरिया में ही पाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है? ये सही होता है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर बता चुके हैं। कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। तो टोडा केरल में नहीं है। टोडा जो जनजाति होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये तमिलनाडु एरिया में होता है। ये नीलगिरी के जो पहाड़ी है इसके ऊपर होता है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, टोडा जो है तमिलनाडु, कर्नाटक जनजाति, केरल में नहीं है। टोडा कहाँ पे? तमिलनाडु और कर्नाटक में है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश में है। क्या है? भरमौर जनजाति। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना में भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। कहाँ पे है? शिमला में। तो भरमौर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? शिमला में। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? तो गैर जो अनुसूचित जनजाति लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मैतेई। क्या है? मैतेई। जो वहाँ का स्थानीय निवासी होते हैं, क्योंकि यही दोनों के बीच में मार हो गया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मणिपुर की मध्य घाटी में संस्कृत गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। ये राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। कुकी एक जनजाति समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम एवं असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले कई जनजातियां शामिल है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो वो है आपका जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ है। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे है। तो भूमि सतह के कितने नीचे है? तो है 6000 मीटर तक जलोढ़ मिट्टी आपको गंगा के नदी में मिलेगी। 3 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे कौन सा है? तो है देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। यहीं पे क्या है? यहीं से गंगा नदी क्या है? गंगा नदी का निर्माण होता है।
अलकनंदा नदी मार्ग में 5 प्रमुख संगम स्थल है जिन्हें सामूहिक रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। पंच प्रयागों के नाम विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग है। देव प्रयाग वही स्थान है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर एक हो जाती है और आगे गंगा नाम से प्रवाहित होने लगती है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? ऊपर में एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, देव प्रयाग में मिलकर बनाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन है? सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी वह नदी है वो है गंगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गंगा नदी का किलोमीटर कितना 2525 है, गोदावरी का क्या 1465 है, नर्मदा का 1312 है और महानदी का है 851 है। तो आपसे इसका सीरियली क्रम भी पूछा जाता है, तो पहले गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, महानदी लास्ट में आएगा। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यह कौन सी उपनदी है गंगा नदी की? तो इनमें से अभी जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिखे, ये बराकर जो है ये कहाँ की है? ये भी इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है? चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे तभी ई ऑप्शन को टिक किया गया है, देख लेते हैं क्या है आंसर। उत्तरी कोयल उत्तराखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। क्या है? सोन नदी की सहायक नदी। यह सोन नदी दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग में गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है। पहली कौन सी है? यमुना सहायक नदी जो पटना के पास गंगा में मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से, दक्षिणी भाग में गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी ओडिशा के राउरकेला के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचले गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी के उप नदियों, अतः इन प्रश्नों का सही उत्तर विकल्प ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, जो गंगा नदी घाटी का जो उप नदी है वो उत्तरी कोयल भी होगा और बराकर भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी तट से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो आपको बताना है उत्तर दिशा से कौन नदी नहीं मिलती है। तो देखिए उत्तर दिशा से आपको मिलने वाली नदी है सुबनसिरी, बेलसिरी और मानस, ये तीनों जो है उत्तर से मिलती है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर से कौन से मिलती है? तो सुबनसिरी, बेलसिरी और मानस। यहाँ पे ये तीनों जो नदी है वो क्या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पे देख लीजिए, सुबनसिरी, मानस, बेलसिरी, बुरेई, बेकी आदि ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो है माजुली द्वीप। ये कहाँ है? असम में है। कहाँ पे है? असम में। किस नदी पे है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में यरलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में यरलुंग जांगपो नाम से कहाँ पे जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिहांग नाम से जाना जाता है, सॉरी दिहांग नाम। यरलुंग जांगपो नदी जो है वो आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा, तिब्बत में। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है यरलुंग जांगपो नदी। असम में दिहांग बोला जाता है, वाले सॉरी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और जैसे ही असम में इंटर करते ही तो वहां से उसकी नाम हो जाती है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, तो वह ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंध भी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी किस नदी की है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में ही पढ़ा चुके हैं कि सुबनसिरी, मानस, ये उत्तर से ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है? उपनदी, उत्तर से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। अब दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी द्रोणी से होकर बहती है? तो यहाँ पे तो ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, नर्मदा। तो नर्मदा के साथ अभी याद रखिएगा ताप्ती नदी भी है, यानी तापी नदी, तापी नदी भी है जो तापी नदी भी हो गया, और एक दामोदर, दामोदर नदी, ये तीनों जो नदी है वो क्या है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
सोन, नर्मदा, महानदी निकलती है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि सोन और नर्मदा ये दोनों जो है वो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन महानदी जो है ये अमरकंटक से नहीं निकलती है। चलिए एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोन नदी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से है, जबकि महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी यानी धमंतरी जिला छत्तीसगढ़ से होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित कौन होती है? नर्मदा होती है, ताप्ती होती है, राप्ती होती है या नहीं, इसके बारे में आप जानकारी आप पता कर सकते हैं, या चलिए हम ही बता देते हैं। ये नर्मदा और ताप्ती हमको ऊपर में ही बता चुके हैं, ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो जब ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है तो ये हमारा जो राप्ती नदी जो हो जाएगा, ये राप्ती नदी हमारा क्या होगा? इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा? राप्ती नदी जो होगा वो हमारा इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है वो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो है आपका कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडांगू जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 800 किलोमीटर लंबाई तथा यहाँ पे लिखा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह पुंपुहार के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है तेल नदी जो, वो किसकी सहायक नदी है? तो आपको जो देखने को तेल नदी सहायक नदी मिलेगी वो है गंडक। किसकी है? गंडक की सहायक नदी है। सॉरी, गंडक की नहीं, यहाँ पे आप गंडक सही गलत हो गया, महानदी है। महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, उड़ीसा राज्य में प्रमुख नदी है। महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब, मांड आदि भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर नर्मदा होती है, गोदावरी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो ये नर्मदा आंसर हो जाएगा। पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो गंगावली, गोदावरी, कृष्णा, ये पूर्व की ओर प्रवाहित है। ये नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किस ओर? पश्चिम की ओर। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो भीमा नदी किसकी उपनदी है? तो वह है कृष्णा नदी की उपनदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। गोदावरी एवं कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा एवं गंगा वाली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार उपरोक्त में से 2 विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर विकल्प ई होगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें हम सिर्फ गंगा नर्मदा को टिक किए थे, नर्मदा के साथ गंगा भी है। ये दोनों हमारा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाके अपना जल क्या करती है? गिराती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता कौन सी है? चलिए देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग रीड कर लेते हैं। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है, ये बात सही है। ये नदियां युवा बलित पर्वतों से होकर बहती, गलत है। आपको भारत का नक्शा जब देखिएगा तो भारत का नक्शा आपको इस तरह, यहाँ पे पूर्व दक्षिण की नदियां है, प्रायद्वीपीय नदियां, यहाँ पे हिमालय, तो यहाँ से कैसे निकलेगी? तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 नंबर, इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भारत की प्रायद्वीपीय नदी अधिकांशतः मौसमी है, अर्थात इनका प्रवाह वर्षा भर निर्भर करता है। वर्षा पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये नदियां मुख्यतः वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। ये नदियां प्राचीन पर्वतों और पठारों से होकर बहती है और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदी है? देखिए दंडकारण्य दे दिया हुआ, ये कहाँ पे है पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी इसका क्षेत्र है। तो दंडकारण्य में इंद्रावती सबकी किसकी सहायक नदियां है? तो ये किसकी सहायक नदियां है? तो है गोदावरी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? अमरकंटक कहाँ पे स्थित है? तो अमरकंटक जो स्थित है आपको छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, मैकाल श्रेणी में। कहाँ पे? मैकाल श्रेणी में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय की बात की जा रही है। नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। उत्तर विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा श्रेणी के इनके मध्य भ्रंश घाटी से होकर, यानी जो हमारा नर्मदा जो नदी है वो उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, नीचे में सतपुरा पर्वत, इसके बीच में क्या है? नर्मदा नदी क्या कहते हैं? प्रवाह क्षेत्र है। चलिए इसी क्वेश्चन के तहत हम अपना जो ये सेशन है वो समाप्त करते हैं, पार्ट 1। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 लाएंगे ज्योग्राफी का, और पार्ट 3 में ज्योग्राफी को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।